असम, देखिए असम ने एक मॉडल दिया है, हमारी सरकार जो असम में उसने एक मॉडल दिया है, कई कदम उठाए और वही हम अब हर राज्य में लागू करने वाले हैं। कुछ राज्यों में जहां हमारी सरकार नहीं है, जैसे झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, जैसे बंगाल में नहीं है, वहां नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिहार में भी एकदम उसी तरह से, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं। इमिग्रेंट एक्ट वहां पर जो 1950 का है उसको दोबारा इन्वोक किया गया है। सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार है कि वो बगैर किसी कोर्ट में जाए, बगैर जिसको वो मानते हैं प्रमाण के आधार पर कि घुसपैठी, उसको बाहर निकाल सकते हैं। सर्विलेंस बढ़े हैं, एविक्शन ड्राइव्स बढ़े हैं, आधार कार्ड को सीधे सीधे एनआरसी से लिंक किया गया है। तो आगे हर राज्य जहां हमारी सरकार बनती है वहां ये सारे सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, लगता है आपको घुसपैठिया अब ये मुद्दा बनेगा? देखिए, घुसपैठिया मुद्दा तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और ये शुरू से चला आ रहा है। और इसलिए चला आ रहा है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है रूबिका जी, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी गरीबी है कि उसी के चलते यहाँ रोजगार पाने के लिए लोग घुस जा रहे हैं। यहाँ के सीमा सुरक्षा बल और यहाँ के सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले लोग को ये नहीं पता होता कि ये विश्व की समस्या है। अमेरिका के गृह मंत्री तो हमारे अमित भाई शाह जी नहीं है ना, लेकिन वहां भी घुसपैठ है ना। वहां से जब डिपोर्ट किया जाता है तो यहाँ की विपक्ष हल्ला करती है। ये ग्लोबल समस्या है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अब हम इसको दूर करेंगे, दूर करने का मतलब हो गया कि ठीक है, अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है बांग्लादेश में, तो तब तक हम डिटेंशन सेंटर में उनको रख रहे हैं, कोई गला तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश के लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसका गलत इस्तेमाल विदेशियों को करने दें, ये भी हम नहीं होने देंगे ना। जिस पर ये सवाल उठाते हैं कि इन लोगों को और दे सकते हैं। आज राशन की बात होती है, जब हम बिहार के लोगों को या कहीं अन्य राज्य के लोगों को 5 किलो गरीबों को मुफ्त राशन देते हैं, हम उनको 8 किलो देना चाहते हैं। लेकिन ये घुसपैठिए भी किसी न किसी कारणवश ले जाते हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ ले लेते हैं। तो हम लोगों के जीवन को और बेहतर बना सके, इसलिए बाहरी लोगों को तो मुझे बाहर करना होगा। और ये एक नेशनल मुद्दा नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है फौरन तुष्टीकरण से जोड़ दिया जाता है, ध्रुवीकरण से जोड़ दिया जाता है, पोलराइजेशन, और फिर इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को हो जाता है। अभी अभी आपने कन्हैया भिलारी जी को सुना, यही बात उन्होंने बोली थी कि आपको अचानक तब याद आता है जब चुनाव सर पे होते हैं। इतना बड़ा देश है रुबिका जी, किस प्रदेश में 3-4 स्तरों में चुनाव होता है? इसीलिए तो बोला गया था 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसका भी ये विरोध करते हैं। आप ही बताइए ना, विपक्ष के लोग कि आखिर कैसे चले। और अगर आपको इतने ही लोगों की चिंता थी और लोग भी आपसे चिंतित रहते थे, तो 20 सालों से आपको दूर करके लोगों ने रखा है ना। पड़ोसी मुल्क में इतनी अस्थिरता हुई, उसका भी इन लोगों ने कहा कि देखो वहां पे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में किस तरह से हुआ। हमारा देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से आंदोलन हुआ, यहाँ आंदोलन करने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र इतना मजबूत कि यहाँ के लोगों ने वोट के दम पर ऐसे भ्रष्ट नेताओं को दूर कर दिया। ऑलराइट पंकज जी, वो कह रहे हैं भाई हमेशा वोट वाले, ये चुनाव वाले, वोट देने और वोट लेने वाले मोड में देश रहेगा। घुसपैठिया अब आज की तारीख में मुद्दा बन गया है। मतलब वोटर अधिकार यात्रा जिस पर चर्चा हो रही थी, एसआईआर जिस पर चर्चा हो रही थी, अब वो देखिए वोट जो आपका छीन रहे हैं, और वो छीन कौन रहे हैं? ये बाहर से आए लोग जिन्होंने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और न जाने कौन कौन से आइडेंटिटीज बना दी है। तो प्रधानमंत्री जी जब 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अब घुसपैठियों की सही तादाद ही पता नहीं है सरकार को। इतने घुसपैठिए देश में हैं, अभी तो सरकार को यही नहीं पता है। अपनी मर्जी से चुन कर किसी को घुसपैठिया कहना और उसको निकाल देना और बाकी सबको बनाए रखना। तो आज प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो वहां पूछ रहे हैं कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आपको मुफ्त अनाज दे देती, क्या मुफ्त इलाज दे देते, क्या मैंने मखाना बोर्ड बना दिया। पिछली बार मेरे बिहार आने के पहले विपक्ष के लोगों ने तो मखाने का नाम भी नहीं सुना था। अरे मुफ्त इलाज, सरकारी अस्पताल इस देश में आजादी के बाद से सबको निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं। आज हालत क्या है देश में? आज हालत ये है कि अभी 2014 में 20,000 सरकारी अस्पताल थे देश में। 20,000 कितने हैं मालूम है? 25-26,000।
2014 में निजी अस्पताल थे 14,000, आज हैं 50,000 से ऊपर। यानी सरकारी अस्पताल जो निःशुल्क इलाज देते हैं वो तो बढ़े 5,000। निजी अस्पताल जो लूट रहे हैं, इलाज के नाम पर लूट रहे हैं, रोज रोज ये खबरें छपती हैं, उनकी जानकारी इनको नहीं है। धीरेन जी आपको कुछ बता रहे हैं। हाँ धीरेन जी, क्या इनको जानकारी नहीं है? बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल नहीं है। 40 जिले हैं, यहाँ पे 38 जिलों में है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा विश्व का नहीं, एशिया का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल PMCH जो पुराने जमाने का था वो है विश्व स्तरीय। आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस के शासन की बात आप मेरे समय में नहीं ला सकते हैं। सरकारी अस्पताल हर जिले में है, 767 जिलों में सरकारी अस्पताल हैं। बिहार में 40 में से 38 हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 आपके जमाने में 4 हुआ करता था, 5,000 सिर्फ 5,000 सरकारी अस्पताल बढ़े के समय में मात्र 4 और निजी अस्पताल 35,000। ये कौन सी हेल्थ पॉलिसी है? ये 4 में 40 ये मामूली बात है क्या? तो एक बात तो हम लोगों को मान लेनी चाहिए, ये और ये सब जगह है, ये सब जगह है, आप भी जानते हैं, डॉक्यूमेंटेड है। ये तो बेल्लारी जी भी बता देंगे कि 2005 से पहले तक इन सरकारी अस्पतालों की हालत ये थी कि रात को अगर कोई मरीज चला जाता तो डॉक्टर जो है भूत प्रेत आत्मा की तरह हाथ में मोमबत्ती लिए ढूंढ रहा होता था। वहाँ के का आलम जो है वो इस तरीके का होता था। ये तो तस्वीरें हमने भी देखी हैं पंकज जी। अरे इक्का दुक्का तस्वीर कहीं की देख ली तो उसको इतना उसका सामान्यीकरण मत करिए। आज जब बिहार के चुनाव आ गए हैं तो प्रधानमंत्री जी के सबसे चहेते, जो हुआ है सबसे चहेते माने जाने वाले उद्योगपति को पंकज जी जो हुआ है वो तो मानना पड़ेगा। आप सवाल उठाइए 10 दूसरी चीजों पर, लेकिन जो सुविधाएं दी गई है, जो चीजें हुई हैं, उसे तो मानना पड़ेगा, चाहे आप उस आदमी को पसंद करें कि ना करें, बीजेपी को पसंद करें कि ना करें। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मान रहे हैं कि बिहार में एक पैसे में 10 एकड़ जमीन दे दी। पंकज जी, 1 रुपए में, पंकज जी रुक जाइए, 1 रुपए में, अरे रुक तो जाइए, 1000 एकड़ जमीन, अरे रुक तो जाइए, आप बड़ी जल्दी गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। रुक जाइए, थम जाइए जरा। मान रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, अब रुक जाइए, आपकी बात चुनाव आ गए, एक तो ये चुनाव आ गए, पंकज जी, 35 अरे साल के सुन तो लिए लीजिए भाई, आप अचानक आपको समझ में आ गया कि आपका झूठ पकड़ लिया है मैंने। सर 2 मिनट रुक जाइए ना। पकड़ लिया है आपने कहा कि 10 लाख भारत पेड़ में लगे हुए हैं उस पर, सर वो 10 लाख पेड़ भी काटे जा रहे हैं। रुक तो जाइए, क्यों इतना परेशान हो गया? आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपने नेशनल टेलीविजन पर रूबिका के साथ शो में कह दिया कि पहले सरकारी अस्पताल बहुत ज्यादा थे, अब कम हो गए। कहां का आंकड़ा लेकर आए हैं सर? अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, फिर बोलिएगा। दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। मैं स्टूडियो में हूँ सर, आपकी आवाज कम रह जाएगी। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, मैं बताता हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं आपको नंबर बताता हूँ। कौन सी स्वास्थ्य नीति है? मोदी सरकार के आने के पहले 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स हो गए। उसको छोड़ दीजिए, देश भर में MBBS की सीटें 51,000 थी, आज 1,07,000। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलना तय किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में और स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए और बेहतर सरकारी अस्पताल होने चाहिए, लेकिन इस सरकार में स्वास्थ्य पर जितना काम हुआ उतना पहले की सरकारों ने नहीं किया। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 60% MBBS और MD की सीटें बढ़ गई। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर MBBS और MD की सीटें बढ़ेंगी तो मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई होगी। मेडिकल कॉलेज कहां होगा? तो कहीं अस्पताल भी होगा। इतना तो सामान्य ज्ञान आपको होगा, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने दे दिया कि उसके पहले सरकारी अस्पताल कम हो गए। सर ऐसा इस तरह का तोड़